हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 सोशियोलॉजी। और यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी का चैप्टर नंबर 1 देख रहे हैं। इसमें हमारा टॉपिक आता है टू वेज जिससे हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं किस चीज़ को, सोशल प्रोसेसेस को सोशियोलॉजी में। अब हमने क्या देखा अभी तक कि जो लिमिटेशंस हैं कॉमन सेंस नॉलेज की, जैसे आप ये देखिए सोशियोलॉजी में कॉमन सेंस को अप्लाई करने से मना किया जाता है बेसिकली, क्योंकि उसमें क्या है कि आपको वो सब चीज़ों की बात करनी है जो एक्चुअली सोसाइटी में हो रही है। अब प्रॉब्लम इज नॉट दैट कि जो कॉमन सेंस लैंग्वेज है वो फॉल्स हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं हम बेसिकली यूज कर रहे हैं? बिकॉज दैट इट इज अनएग्जामिन्ड एंड टेकन फॉर ग्रांटेड। क्योंकि कॉमन सेंस क्या है कि एक तरीके से अनएग्जामिन्ड है और टेकन फॉर ग्रांटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक छोटा बच्चा है 2-3 साल का, वो आग के पास खेल रहा है। अब आपकी कॉमन सेंस आपको क्या बोल रही है कि आग के पास ऐसे ही 5-10 मिनट और खेला ना तो ये पक्का जल जाएगा, हाथ पैर इसका कहीं ना कहीं जलेगा। लेकिन 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 आप इसको थ्योरी क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि इसमें कोई आपके पास सबूत नहीं है कि हाँ वो जल ही जाएगा। हो सकता है वो ना जले, हो सकता है वो इधर उधर खेले, तो इसीलिए इसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं। सो बाय कॉन्ट्रास्ट जो सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, इट क्वेश्चंस एवरीथिंग। सोशलॉजी हर चीज पे सवाल करेगी, कॉमन सेंस सवाल नहीं कर रही है। आपको पता है ये काम होना है तो होना है, लेकिन सोशलॉजी क्या कर रही है? सोशलॉजी सवाल कर रही है everything and accepts nothing as a given. So it would therefore not rest content with the explanation which suggests the human complete or cooperate or conflict as the case may be, because it is human nature to do so. So जो assumption है behind such explanation वो इस तरीके की है that it is something intrinsic and universal in human nature. So however जो आपका as we have seen earlier sociology satisfy कभी भी नहीं होती सिर्फ फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल या नेचुरलिस्टिक एक्सप्लेनेशन से। उसको अपने तरीके से सवाल करने हैं, अपने तरीके से जवाब ढूंढने हैं। So sociology seeks to explain these processes of cooperation, competition and conflict in terms of actual social structure of society. तो सोशलॉजी क्या करेगी? ये एक्सप्लेन करेगी इन प्रोसेसेस को कि कैसे इसमें कोऑपरेशन होना है, कंपटीशन होना है, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, और जो एक्चुअल सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब इंट्रोड्यूसिंग सोशलॉजी में हमने डिस्कस करा था कि देयर आर डिफरेंसेस एंड प्लूरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी। जी देखिए देखिए देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि डिफरेंट सोशलॉजिस्ट हैं, वो जिस टाइप की स्टडी करेंगे उस हिसाब से सोसाइटी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव सामने आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी लर्न अबाउट या हम सीखने की कोशिश करेंगे इंडियन सोसाइटी को, तो इंडियन में भी अगर आप विलेज वगैरह की साइड चले जाओ तो चीज़ें डिफरेंट होगी, वहीं आप शहर वगैरह की साइड आओ तो चीज़ें डिफरेंट होगी। तो वी सो हाउ फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वेरी। फंक्शनलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट कैसे थे? फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं कि भाई दुनिया में, समाज में जो भी सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ रीज़न है। हर कोई कोई ना कोई फंक्शन कर रहा है और उसी फंक्शन की वजह से वो चीज़ सर्वाइव कर पा रही है। अगर वो फंक्शन ना हो तो वो चीज़ सर्वाइव कर ही ना पाए। सो वी सॉ हाउ फंक्शनलिस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वेरिड इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, चाहे वो फैमिली हो, इकोनॉमी हो, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हो, सोशल कंट्रोल हो। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अलग ही बात कर रही थी। सो नॉट सरप्राइजिंगली देयर दीज टू पर्सपेक्टिव सीक टू अंडरस्टैंड दीज प्रोसेस अ बिट डिफरेंटली। जैसे कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी किसकी थी? कार्ल मार्क्स की थी। वो क्या बोलते थे कि सोसाइटी में अगर ऐसे ही डिफरेंसेस रहे ना तो कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, फिर एक बड़ा सा रिवॉल्यूशन आएगा। पर वहीं एमिले दर्कहाइम क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं आने वाला, कोई रिवॉल्यूशन, कोई लीस्ट पॉसिबिलिटी भी नहीं है। समाज में सब कुछ है क्योंकि उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है। सो इट इज यूजुअली आइडेंटिफाइड विद फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव that presume that human beings have to cooperate to meet their basic needs and to produce and reproduce themselves in the world. So conflict perspective emphasize करेगा how these forms of cooperation change from one historical society to another. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि इन सिंपल सोसाइटी कोई सरप्लस नहीं प्रोड्यूस करा जाता था। देखिए सिंपल इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट में कार्ल मार्क्स को ही डिफाइन किया गया है कि सिंपल सोसाइटी में कोई ऐसा सरप्लस नहीं था। सब लोग थे, अर्ली मैन थे, जंगलों में रहते थे और फल तोड़ के खा लेते थे, कोई एक्सेस नहीं था। लेकिन जब धीरे धीरे एक्सेस आना शुरू हो गया, सरप्लस आना शुरू हो गया, तो स्लेव्स और मास्टर्स बन गए।
जिनके पास ज़्यादा सामान था वो मास्टर, जिनके पास नहीं था वो स्लेव्स. So no surplus were produced. There was cooperation between the individual and group who were not divided in caste or class. But society जहाँ पे surplus produce हुआ, पहले तो master slave बने, फिर feudal बने या capitalist बने, और dominant class जो थी it appropriates the surplus and cooperation would necessarily involve potential conflict and competition. तो जिसके पास surplus है भाई वो अमीर आदमी बनता गया, बड़ा आदमी बना गया, जिसकी वजह से बाद में कहीं जाके जो स्लेव्स हैं वो अगर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होंगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होगा. So conflict view thus emphasizes that groups and individuals are placed indifferentially and unequally within the system of production relation. So जो फैक्ट्री ओनर है या फैक्ट्री वर्कर है, it do cooperate in everyday work. जो फैक्ट्री ओनर है या फैक्ट्री वर्कर है ये हर दिन काम करेंगे, लेकिन अ सर्टेन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन करेगा उनके रिलेशनशिप को. जैसे जो फैक्ट्री का ओनर है, ठीक है, वो सारा दिन काम कर रहा है, बट फैक्ट्री का वर्कर भी तो काम कर रहा है ना. तो अगर मान लो 100 रुपये का प्रॉफिट हुआ और उसने वर्कर को उसके काम के हिसाब से उस वर्कर को सिर्फ 10 ही रुपये दी, 90 रुपये रख लिए अपने पास. भाई ये कम भी हो सकता है कि वो 1 ही रुपया दे, 99 रख दे. तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो जो वर्कर्स हैं उनको ये बात समझ में आएगी ना, जिससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में डेवलप होने शुरू हो जाएंगे. So the understanding that informs the conflict perspective is that in society divided by caste or class or patriarchy, कुछ ग्रुप्स डिसएडवांटेज होंगे और डिस्क्रिमिनेटेड होंगे, यानी कि कुछ ग्रुप को हमेशा डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा. फर्दर मोर जो डोमिनेंट क्लास है वो एक अनइक्वल ऑर्डर सस्टेन करेगी, उनके अपने कल्चरल नॉर्म्स होंगे, वो अपने आप को बड़ा दिखाएंगे चाहे उन्हें उसके लिए किसी भी चीज़ का सहारा लेना पड़े, क्वेश्चन मतलब फोर्स वगैरह से या वायलेंस करके भी. सो एज यू विल सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज नॉट द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव fails to appreciate the role of such norms of section, but it understand their function in term of society as a whole. So अब फंक्शनलिस्ट में हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई सोसाइटी में सब कुछ सिस्टमैटिक है, एवरीथिंग इज सिस्टमैटिक. इनफैक्ट जो सबसे बेसिक चीज़ अगर आपको दिख रही होगी ना सोसाइटी में, तो वो भी कहीं ना कहीं क्या होगी, सोसाइटी में कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होगी. सो कोई भी चीज़ इसीलिए सर्वाइव करती है क्योंकि उसकी ज़रूरत है. सो देयरफॉर द फुलफिलमेंट ऑफ broadest condition which are necessary for the system's existence and which therefore keep it alive and prevent. So socialization of new member, shared system of communication, method of assigning individual and role. सो बेसिकली फंक्शनलिज्म में यही बात कर रहे हैं, एक छोटा सा दिमाग में रखेंगे कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ फंक्शन है. सो यू आर वेल अवेयर अबाउट द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव रेस्ट अपॉन द assumption that different part of organ in society have a function या रोल टू प्ले फॉर द ब्रॉडर मेंटेनेंस एंड फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी. सो हम इस पर्सपेक्टिव से देखेंगे कॉपरेशन, कॉम्पिटिशन, कॉन्फ्लिक्ट को देखा जा सकता है. ये एक यूनिवर्सल फीचर है किसी भी सोसाइटी में. भाई आप कह रहे हो कॉन्फ्लिक्ट से रिवॉल्यूशन आएगा, नहीं जी नहीं. फंक्शनलिस्ट मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट तो सोसाइटी में होना ही होना है. अब एक परिवार है, परिवार में छोटी बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, डिसकंसर्न होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब लोग ही अलग अलग रहने लग जाएंगे. भाई एक फैमिली तो आज भी आपको देखने को मिलती है ना. सो सिंस द फोकस इज ऑन सिस्टम सस्टेनेंस, so the competition and conflicts is looked with the understanding that most cases tend to get resolved without too much distress and they may even help society in various ways. So अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ सा दे रखा है. इसमें बात कर रहे हैं किस चीज़ की, विदाई वाले सीन की, कि कहते हैं कि जैसे शादी के बाद लड़कियों को विदा होके कहाँ जाना होता है, ससुराल में जाना होता है. तो ये चीज़ ऐसा नहीं था कि एकदम से हो गई, धीरे धीरे सिस्टम बना और उसको हम फंक्शनलिज्म में लेके आ गए, फंक्शन में हमने उसको अडाप्ट कर लिया. और उसके बाद क्या है जी कि हाँ ठीक है, अब विदाई लड़कियों की होनी है. तो एक गाना है ये, बाबुल मोरा नैयर छूटो ही है एंड बाबुल की दुआएं लेती जा. सो दैट्स व्हाट लाइक बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले. सो फादर की ब्लेसिंग क्या है कि हाँ बेटा जा, अपने तू ससुराल वगैरह में खुश रहे. सो मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले.
सो ऐसा बेसिक कुछ कुछ बहानाबाजी करके लड़कियों को विदा किया जा रहा है। सो सोशलॉजिकल स्टडीज़ हैव ऑल्सो शोन कि कैसे नॉर्म्स एंड पैटर्न्स हैं सोशलाइजेशन के ऑफन इंश्योर कि जो एक पर्टिकुलर सोशल ऑर्डर है ना वो ख़त्म ना हो। जैसे विदाई के इतने गाने बना दिए, इतनी सारी चीज़ें बना दी कि वो चीज़ें अब नॉर्मल लगती है। मतलब कोई लड़की बेसिकली क्वेश्चन नहीं करती है कि हाँ मैं ही क्यों विदा हो रही हूँ, मेल्स क्यों नहीं विदा हो रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर हाँ ठीक है हम ये कल्चर लेके आने की कोशिश करें कि कुछ केसेस में मेल्स भी विदा हो सकते हैं, तो वहाँ पे सोसाइटी ने उस चीज़ को बहुत डिग्रेड कर दिया है कि हाँ तुम तो जी घर जमाई बन गए या ऐसा कुछ बोल बोल के। सो सोसाइटी में जो बनाया गया है ना वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है। सो इवन दो इट इज skewed इन द इंटरेस्ट ऑफ वन सेक्शन, तो बहुत सारी चीज़ें जो एक ही सेक्शन के इंटरेस्ट में। सो इन अदर वर्ड रिलेशनशिप बिटवीन कॉपरेशन कॉम्पिटिशन एंड कॉन्फ्लिक्ट इज ऑफन कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इजीली सेपरेबल। तो इन तीनों के बीच में भाई जो रिश्ता है वो क्या है, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा है और इजीली उसको सेपरेट आउट तो कभी हम कर ही नहीं सकते। इट इज नॉट एट ऑल सेपरेटेबल। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉपरेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट में इंटेल हो सकता है और डिफरेंसेस किस तरीके से इन्फोर्स हो सकते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। सो इसके लिए हम यहाँ पे बहुत ही कंटेंशन इश्यूज देख रहे हैं अबाउट द वुमेन्स राइट ऑफ प्रॉपर्टी इन देयर नेटल फैमिली। मतलब वुमेन का राइट टू प्रॉपर्टी दैट वाज वेरी एक ऐसा टॉपिक जो बहुत बाद में डिस्कस किया गया था, क्योंकि बहुत पहले तक भी इनफैक्ट कुछ ही सालों पहले तक जो वुमेन का हिस्सा था वो प्रॉपर्टी में नहीं बनता था। इनफैक्ट अब भी अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ों में वुमेन का प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं बनता है। सो अ स्टडी वॉज कंडक्टेड अमंग डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी कि अंडरस्टैंड करना एटीट्यूड टुवर्ड्स टेकिंग नेटल प्रॉपर्टी। नेटल मतलब मायके की जो प्रॉपर्टी है उसके लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की गई थी। तो सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन जो कि 41.7% थी, they evoke the theme of daughter's love and love for the daughter when speaking about their right to property, but they emphasize apprehension rather than affection by saying they would not claim full or any share of natal property because they were afraid this would sow relation with their brothers and cause their brother wife to hate them. सो लगभग आप मान के चलो एक मेजर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वुमेन का क्या मान रहा था कि अगर वो नेटल फैमिली में प्रॉपर्टी की डिमांड करेंगे तो उससे उनके भाई के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं, भाभी के साथ रिश्ते खराब हो सकते हैं और वो उनका नेटल होम में जो उनके अपने घर हैं उसमें कभी स्वागत ही नहीं करेंगे। सो ये सिंपल एटीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, वन ऑफ द डोमिनेंट मेटाफोर मीडिएटिंग वुमेन्स रिफ्यूजल ऑफ प्रॉपर्टी। तो भाई प्रॉपर्टी किसे पसंद नहीं है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ थी कि वुमेन को रिफ्यूज़ किया जा रहा था या वुमेन खुद ही रिफ्यूज़ कर रही थी इस चीज़ के लिए। सो द वुमेन डिमांडिंग हर शेयर ग्रीडी श्यूग और हक लेने वाली बात कि भाई वुमेन को खुद ही लग रहा है कि ये ऐसा लगेगा ग्रीड जैसा, जबकि उन्हें ऐसा नहीं लगेगा ये उनका हक है। सो देयर वाज अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन दिस फीलिंग एंड apparently obverse ones of the desire to continue to be the part of natal family। तो उनको क्या था कि मेजरली भाई प्रॉपर्टी चाहे ना मिले बट वो शादी के बाद भी एक परिवार का हिस्सा बन के रहना चाहती हैं। सो बेसिकली ये एग्जाम्पल ही डिफाइन कर रहा है। सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं, इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।